और जब पूछे कोई होते हैं फरिश्ते कैसे पावन, शहीदों को सलाम लिख देता हूँ कि पुण्य कर्म में प्रथम कर्म। जब पूछे कोई कि सीमाओं के प्रहरी के काम लिख देता हूँ। और जब पूछे कोई स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख देता हूँ। और बीच बचर खा गांधी बाबा के गोठल सुता करते, सत्य अहिंसा के रत्ता छोड़े ले, सत्य अहिंसा के रत्ता छोड़े ले, गौड़ मकाता करते। यही बात के ज्ञान हो गिरे, यही बात के ज्ञान हो गिरे। फसलों को संभाले नहीं होते तो आज देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते, तो आज देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। और ऐसा नहीं कि हम देहातियों के जीवन में गम नहीं होता, लेकिन किसी भी देहात में कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं होता। जे कुकुर रोज भगाओ ना बुलाए, बढ़िया बढ़िया खवाए, खत्म रिएक्शन चालू हो गए, कुकुर मोटा के मैं दुबरा गए। एक दिन कुकुर मोर घर आके कहते गुरुजी खाना दे, मैं के स्कूल जा, कहते आज तो इतवार की छुट्टी है, मोर पेट की छुट्टी थोड़ी है। तो मैं कहे भाई मैं रोज तो ठेका ले हरे। तो कुकुर कही देख गुरुजी रखना है तो परमानेंट रख, शिक्षा कर भी मत समझ बैठे। वेदों की ऋचाएं तू ही, ग्रंथों का सार तू, मुरली की तान तू है, माँ गीता पुराण तू, मुरली की तान तू है, माँ गीता पुराण तू। श्रृंगार तेरा हो, श्रृंगार तेरा गीत कविता में प्राण है, श्रृंगार तेरा गीत कविता में प्राण है। सबसे महान है मधु, सबसे महान है, सबसे महान है मधु, सबसे महान है। अज्ञान क्लेश हरी, सांसों से तेरे स्वर बन वीणा से रागिणी, सांसों से तेरे। श्रीमती दीप दुर्गवी जी, मैं आप सभी से फिर से अनुरोध करूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। कलाकार या कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति सिर्फ आपके तालियों का भूखा होता है। मैं चाहती हूँ कि आप सब प्लीज़ उस तालियों से उनका सम्मान करें, क्योंकि मैं अब रिक्वेस्ट करूँगी बंशीधर मिश्रा जी की कि वो हमें हंसाए रुलाएं और अपनी बातों से हमें ओतप्रोत करें। ये कवि सम्मेलन में आप सबके स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। मैं आयोजन समिति को पुनः धन्यवाद देता हूँ। अभी हीना कहा था इसकी कवि सम्मेलन में ताली बजाना है, भिलाई के श्रोता है, ये मतलब अच्छी तरह से मालूम है ताली कैसे बजाना। हालांकि मैं बता देता, कवि सम्मेलन के उसूल है कि जब भी कवि के बात अच्छा लगी ताली बजाना है। वो एक बार उत्तर प्रदेश कवि सम्मेलन में गए, बढ़िया बढ़िया कविता सुना, लेकिन कोई ताली नहीं बजाई। थोड़े देर बाद एक टोकरा बाबा खड़े ताली बजाई। मैं कहा धन्यवाद बाबा, कहीं का बात के। मैं कहते पर भीड़ में कई छम और कविता समझे, तो बाबा कहीं बेटा माफ कर दे तो कविता महू नहीं समझे कहते। मैं कह फिर ताली कैसे बजाए, कहीं मैं ताली थोड़ी बजाए, मैं तो माखू ठोकत रहे कहा। अच्छा राजस्थान में बड़ा विचित्र थी, राजस्थान में कविता पढ़ते पब्लिक कोर हो गए, एक आदमी एक बार लाठी लेके दी जाए परे आए। मैं कह भाई साहब मेरे को मारोगे क्या, कहते नहीं आपको क्यों मारूंगा, आप तो मेहमान हो, मैं उसको खोज रहा हूँ जिसने तुमको बुलाया है कहते। पंजाब में तो एक से बड़ा विचित्र स्थिति, पंजाब में पूरा सरदार जीवन बैठे रहे। कैसे में कविता पढ़े गए तो सरदार जी कहते सत श्री अकाल, बाकी कहते सो निहाल कहते। मैं कहे तो यहाँ तो वीर रस के माहौल है, गोलाई फेंका जाए। मैं कहे मैं चाहूँ तो आसमान में पत्थर फोड़ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आसमान में पत्थर फोड़ सकता हूँ। एक तो सरदार जी सही पत्थर लेके आ गए, कहीं बेटा इसको जमीन में फोड़ के बता कहा थे। मैं कह रहे दादा मैं कविता पढ़ते रहे, कहीं वही कविता पढ़ चलाता है फोड़ सकता कहा से। लेकिन ये भिलाई के सुधी समझदार सोता है, कविता के महत्व को जानते। मैं चाहता अपन सामान्य एक बार आप सब जोरदार ताली बजाएं, उसके बाद इस कवि सम्मेलन को हम विधिवत प्रारंभ करेंगे। अपन सीमा है, मैं अधिक विलंब न करते हुए, काव्य मंच की परंपरा है कि सबसे पहले माँ शारदे की वंदना किए जाते। हमारे मंच में गोंदिया महाराष्ट्र नागपुर से
कल्याणी लोधी राजपूत जिन्हें हम सरिता सरोज के भी नाम से जानकर कवित्री मौजूद है, वही मां शारदे को वंदना कर ही आप ताली के साथ होकर अभिनंदन करा भाई कल्याणी लोधी राजपूत। माँ कल्याणी शीतला माता मंदिर के तत्वाधान में आज का यह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया, सभी आयोजक टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब जगे भक्त में भक्ति की भावना, जब जगे भक्त में भक्ति की भावना, पूरी होती है उसकी मनोकामना। माँ दुर्गे तुम्हें मेरा शत शत नमन, माँ दुर्गे तुम्हें मेरा शत शत नमन। कर लो स्वीकार मेरी भी आराधना, कर लो स्वीकार मेरी भी आराधना। अज्ञान क्लेश हारिणी, ये पावन धरा है भिलाई की, यहाँ बताना नहीं पड़ता कि जब वंदना पड़ती तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। अज्ञान क्लेश हारिणी तू दिव्य ज्ञान है, माँ दिव्य ज्ञान है। माँ श्वेत वस्त्र धारिणी सबसे महान है, माँ श्वेत वस्त्र धारिणी सबसे महान है। अज्ञान क्लेश हारिणी हो, अज्ञान क्लेश हारिणी तो दिव्य ज्ञान है, माँ दिव्य ज्ञान है। माँ श्वेत वस्त्र धारिणी सबसे महान है, माँ श्वेत वस्त्र धारिणी सबसे महान है। वेदों की ऋचाएं तू ही ग्रंथों का सार तू, वेदों की ऋचाएं तू ही ग्रंथों का सार तू। मुरली की दान तू है माँ गीता पुराण तू, मुरली की दान तू है माँ गीता पुराण तू। श्रृंगार तेरा हो, श्रृंगार तेरा गीत कविता में प्राण है, श्रृंगार तेरा गीत कविता में प्राण है। सबसे महान है मत सबसे महान है, सबसे महान है मत सबसे महान है। अज्ञान क्लेश हारी सांसों से तेरे स्वर बन वीणा से रागिणी, सांसों से तेरे स्वर बने वीणा से रागिनी। पाजे बस संगीत बना ज्ञान दायिनी, पाजे बस संगीत बना ज्ञान दायिनी। हर शब्द शब्द हो, हर शब्द शब्द में मत ममता की खान है, हर शब्द शब्द में मत ममता की खान है। सबसे महान है मत सबसे महान। कोयल की कूक में तू पपीहे की प्रीत तू, जल तल गगन के हर एक रिवाजों की रीत तू, जल तल गगन के हर एक रिवाजों की रीत तू। कोयल की कूक में तू पपीहे की प्रीत तू, जल तल गगन के हर एक रिवाजों की रीत तू, जल तल गगन के हर एक रिवाजों की रीत तू। तुझसे ही पाया हो, तुझसे ही पाया सरिता ने वरदान है, तुझसे ही पाया सरिता ने वरदान है। सबसे महान है
आप यात्रा प्रारंभ करो। मैं तो मंच के संचालन कर रहा, बीच में आपके थोड़े से मनोरंजन कर रहा। बाकी हमारे साहित्य के ज्योति जलाए बा पूरे देश प्रदेश से बड़े बड़े कवि यहाँ बुलाए गए हैं। सबसे एक छोर में देखा एक कवि बैठे हैं जेकर हेयर स्टाइल मोर से मिलते जुलते, मतलब हेयर भले ही नहीं है लेकिन स्टाइल है। मतलब ये मामला में हमें साड़ू है। साड़ू मतलब समर्था वर्मा जी एक ही कंपनी से ठगे गए 2 ग्राहक। भाई दिनेश देहाती जी बालाघाट से हमारे बीच थे, तिरोड़ी से हमारे बीच थे। बहुत ही बेहतरीन कवि है, चिंतन के कवि है। चिंतन के कवि मतलब दिन भर चिंता करत रहते। वो अपन घर में मुंह लटका बैठे रही। एक घर वाली पूछी तू दिन भर का सोचत रहा था जी? तो कहा थे मैं सोचा था कि दुनिया में जो भी आए मरी, कहीं जरूर मरी। गीता में लिखा है जो आया हो जाएगा, दूल्हा का टेंशन है। कहीं तो जो मरी हो ले जाएगा 4 आदमी चाहिए, कहीं बिल्कुल चाहिए। राम नाम सत्य का 10-15 आदमी हो चाहिए, दूल्हा का टेंशन है। तो कहीं जो सबसे आखिरी मरी होला कौन ले जाही कहा तू? लेकर भाई जी कहीं चिंता मत करो, तू ही आखिरी में जही भाई दिनेश देहाती जी बहुत ही बेहतरीन कवि। टीवी का ऐसे कोई भी चैनल नहीं है जब नहीं जा सके हैं। ऐसे कवि हमारे बीच आए हैं। अपन आप में बहुत बड़े बातें, ताली थोड़े से कमजोर है। मैं चाहता स्वागत में एक बार घंघोर ताली बजाया जाए दिनेश देहाती जी के। दिनेश देहाती के बगल में एक बिल्कुल शर्मिला कवि बैठे हुए मयंक शर्मा जी। आपके दुर्ग के कवि है, बहुत जने नहीं जाना तो यह बता दो कि आज पूरे हिंदुस्तान में नया कवि में अगर ओज गुड़ के वीर रस से कोई कवि तेजी से अपन पहचान बनाते तो भाई मयंक शर्मा जी आपके बीच मौजूद है। हालांकि वीर रस के कवि है लेकिन दुर्घटना एक साथ हो जाती है। कोई भी कवि जब पहला कविता लिखे तो अपन घर वाली सुना थे। एहू एक दिन अपन घर वाली कैसे नया कविता लिखे सुन, घर वाली कहीं सुना। एक मैं चाहूँ तो लाहौर में डंडा गाड़ सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस्लामाबाद में झंडा गाड़ सकता हूँ। घर वाली कहीं चुप रहे, कहीं एक हफ्ता कहा तो भैंसी में खूटा गाड़ दे, बोला तो सकत नहीं करते। लेकिन हंसी विनोद की बात है। आज जब जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में देश के टुकड़े किनारे लगाए जाते हैं तब जरूरी है कि हर शहर हर गांव में देशभक्ति का जज्बा जगाया जाए। भाई मयंक शर्मा हमारे बीच मौजूद है। आप इनकी वानगी सुनेंगे तब आपको लगेगा कि हमारे प्रदेश में कितना बड़ा वीर रस का कवि है। मयंक शर्मा के बाजू में कल्याणी लोधी राजपूत सरिता सरोज जी बैठे हैं। बहुत ही बेहतरीन कवि है। प्यार मोहब्बत के बात पर ही और श्रृंगार के बात पर ही स्कूल में मास्टरी ने महीना में 25 दिन कवि सम्मेलन में रहते, बाकी 4 दिन उपहार की छुट्टी है। आपके बीच अपन वानगी रखे। एक नारी शक्ति दूर से चल गया थे तो मैं चाहता हूँ सम्मान में थोड़े ताली बजना चाहिए। खेती के बाद तो बिल्कुल ऐसे मुंह फुला बैठे जैसे केजरीवाल के समर्थक है। ऐसे लगे थे जंतर मंतर में धरना बैठ के ताली बजावे नहीं कर वो। पीछे में भाई मन लाइन से ऐसे खड़े जिस सोसाइटी में माटी तल ले जाए। भाई आओ कवि सम्मेलन के आनंद लो। सरिता सरोज जी कल्याणी जी हमारे बीच मौजूद है और दुर्गवी जी जो दुर्ग के नाम रोशन करे आज जिला मंच द्वारा सम्मानित किए गए हैं। मैं चाहता हूँ पर सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए। ले जाओ भाई, पहली कवि रहे हुई वो। हाँ कब कहे जाते कवि वो होते जो आधा पागल रहते और पूरा पागल हो रहते जो बुलाते कवि। अब ये सब कवि बन के अलावा मंच में एक खूबसूरत हैंडसम नौजवान टाइप की कवि यानी मैं बंशीधर मिश्रा भी आपके बीच मौजूद है। कल तरह बिलईगढ़ से था, मोरो सम्मान हुई तो ताली ठोक सका। जब मैं यहाँ आया तो मुझसे रावत जी पूछा था कि मिश्रा जी ते का जॉब करता, का काम करता? मैं कहा मैं सरकारी प्राइमरी स्कूल में गुरु जी हाँ। कहीं मतलब तक पढ़ाई काम करता? मैं कहा नहीं, मैं जनगणना काम करता, मैं चुनाव की ड्यूटी करता, मैं गरीबी रेखा सर्वे करता, मैं गरुआ बछरू गिनती करता, मैं कोरोना के वैक्सीन लगा था, मैं जाति प्रमाण पत्र बनवा था, मैं प्रधानमंत्री भाषण रेडियो में सुना था। मतलब पढ़ाई छोड़ बाकी सब एक काम मैं करता। और जब से छपरा में मध्याह्न भोजन वाला कांड हुई 50 लड़का मर गया, स्कूल में एक नया नियम बने है। अब चखना पंजी रखे जाते, वो वाला चखना नहीं ओकर नियम है पहले गुरुजी खा के चिखी ओ जिंदा बची लड़का मन खाए। मैं तो अपन स्कूल के इकलौता गुरुजी, अपन घर वाली के एकमात्र पति, मोला कुछ हो तो दोनों अनाथ। खैर मोर बाइज इंटेलिजेंट मोला आइडिया दी कहीं तू स्कूल में एक कुकुर पोस ले। पहले कुकुर ला खवाए करो, ओकर बाद खुद खाए करो। तू खावा चाहे कुकुर एक बात है कहता जे कुकुर ला रोज भगाओ ना बुलाए बढ़िया बढ़िया खवाए, एक हफ्ता में रिएक्शन चालू हो गए।
कुकुर मोटा के मैं दुबरा के एक दिन कुकुर मोर खा रहा कहते गुरुजी खाना दे, मैं के स्कूल जा कहते आज तो इतवार की छुट्टी है, मोर पेट के छुट्टी थोड़ी है। तो मैं कहे भाई मैं रोज तो ठेका ले हरे। तो कुकुर कही देख गुरुजी रखना है तो परमानेंट रख, शिक्षा कर भी मत समझ बैठे। चलिए मैं इस कवि सम्मेलन का शुरुआत करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं दीप दुर्गवी जी को आमंत्रित करूंगा। क्या है आज जिनका हमने सम्मान किया है, आज वो अपनी वानगी रखे और एक कवि सम्मेलन से चले। दीदी स्वागत है, एक बार जोरदार ताली से आप इनका अभिनंदन करें। मारे जंबल सर्वप्रथम प्रणाम करत हूँ और आज के सम्मान पर ये मंच ला, ये समिति ला बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम कि मोला इस लायक समझिन कि सम्मान दिया जाए। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और कुछ पंक्ति में अपन छत्तीसगढ़ में कार्य लेना चाहते हैं। आशीर्वाद चाहता मंच के कि का महिमा मैं तोर बखाना मोर छत्तीसगढ़ महतारी, का महिमा मैं तोर बखाना मोर छत्तीसगढ़ महतारी, तोर मया के गंगा माँ स्नानत ये सब नर नारी, तोर मया के गंगा माँ स्नानत है सब नर नारी, तन है उज्जर मन है सुघर जूड़ जूड़ है तोर छैया, और बलिहारी मैं तोर चरण के लागत हाँ और तोर चरण। ये गीत पर मोला आज सम्मानित किए गए वो गीत मैं आप मन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत और आशीष चाहता हूँ मंच के स्वागत। आप सब जन के। ये गीत ला छत्तीसगढ़ के रफी कहे जाने वाला आदरणीय श्री केदार यादव जी अपन स्वर दे हैं और एक गीत में 5 अंतरा है कि मैं 3 अंतरा ही वो गाए हैं। मैं आप मतलब 5 अंतरा सुनाना चाहता हूँ। एक गीत ला मैं 1975 में लिखे रहे हैं, जिस समय इंदिरा जी के इमरजेंसी चला थी से उस समय गीत ला मैं रचना करे रहे हैं। और सबसे पहले गीत लहा सोनहा बिहान में बजिस, तेकर बाद नवा बिहान करके संस्था चली, तेमा एक गीत था बहुत बजिस और सुर सिंगार में भी आज तक बजते। तो आप मन के आशीष चाहिए, आशीर्वाद। हमर देश माँ बिहान हो गे रे, हमर देश माँ बिहान हो गे रे, बैरी बैरी मन मितान हो गे रे, बैरी बैरी मन मितान हो गे रे, हमर देश माँ बिहान हो गे रे, हमर देश माँ बिहान हो गे रे। तीन रंग के ध्वजा तिरंगा धरे है भारत मैया, केसरिया हर त्याग सिखोते, केसरिया हर त्याग सिखोते, सदा सत्य बुलैया, हरियर खेत के निशान हो गे रे, हरियर खेत के निशान हो गे रे, बैरी बैरी मन मितान हो गे रे, हमर देश माँ बिहान हो गे रे, हमर देश माँ बिहान हो गे रे। और बीच बचर खा गांधी बाबा के गोठल सुता करते, सत्य अहिंसा के रद्दा छोड़े ले, सत्य अहिंसा के रद्दा छोड़े ले, गौरव माता गढ़ते, यही बात के ज्ञान हो गे रे, यही बात के ज्ञान हो गे रे, बैरी बैरी मन मितान हो गे रे, हमर देश माँ बिहान हो गे रे, हमर देश माँ बिहान हो गे रे। तो भूमिहीन भाई मन बन अब भूइया के स्वामी, खांधे में खांदल जोड़ के भैया करत खेती किसानी, अब बनिहार मन किसान हो गे रे, अब बनिहार मन किसान हो गे रे, बैरी बैरी मन मितान हो गे रे, हमर देश माँ बिहार
एक परान हो गे, सबके तन मा एक परान हो गे, बैरी बैरी मन नितान हो गे, हमर देश माँ बिहान हो गे, हमर देश माँ बिहान हो गे। और अंतिम कड़ी है कि चलत हवाए कल कर खाना, चलत हवाए कल कर खाना, ये भुइया के छाती माँ लोहा हर सोना बन जाते, लोहा हर सोना बन जाते, उपजते पारस माटी माँ हिंदुस्तान हर महान हो गे रे, भारत देश हर महान हो गे रे, बैरी बैरी मन नितान हो गे रे, हमर देश माँ बिहान हो गे रे, हमर देश माँ बिहान हो गे रे। पारकर भैया कवि मन भी समाज सेवा करते, महू कोशिश करे लेकिन रिजल्ट मोला ठीक नहीं मिले। वो काय गुजरात में बहुत जने स्वाइन फ्लू से मर गए, हमारे छत्तीसगढ़ में वाइन फ्लू से मर गए। वो मैं एक गांव में गए, मैं कहे दारू एक सामाजिक बुराई है, मैंने प्रतिज्ञा की है कि एक एक आदमी की दारू छोड़ा दूंगा, जिसको भी अपना दारू छोड़ाना है मेरे से आके मिले। बिना बिना एक आदमी आगे कहते महाराज सुने थे दारू छोड़ाए काम करता है, मैं कहे तोरो छोड़ाना है का? कहते हाँ मालिक चल ना, पुलिस वाला वो दारू जब्ती कर ले है, थोड़ा छोड़ा दे में कहते। और मोर मितान झोला लेके आगे एक दिन कहते यार ते रोज कथा दारू ले छोड़ दे, मैं सोचा था छोड़ दो, मैं कहा सोच मत तुरंत छोड़ दे, कहीं काकर यहाँ छोड़ो कहते, बाद में मिलना भी तो चाहिए कहते। एक तो गांव में गए, मैं कहा दारू छोटे मोटे बुराई नहीं, एक दो आदमी समाप्त नहीं कर सके, पंच सरपंच कसम खावा मिल के दारू खत्म करिया। उमन कसम खाई, दूसरा दिन पूरा ग्राम पंचायत दारू भट्टी में। मैं कहा यार पहले तो कसम खा रहा है, तई तो कह रहे मिल के खत्म करो कहते, थोड़े थोड़े पीबो एक खत्म हो जाती। वो एक मतवार से पूछे यार छत्तीसगढ़ में सरकार बदल के तो क्या कहना है? तो मतवार कहते कमल और पंजा से हमला कोई बैर नहीं है, कमल और पंजा से हमला कोई बैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। कमल और पंजा से हमला कोई बैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। हमारे देश के लोकतंत्र तो बोतल ऊपर टिके है, हमारे देश के लोकतंत्र तो बोतल ऊपर टिके है, कसम खा दे कौन दारू मुर्गम नहीं बिके है। रहे वो सब आपा नहीं है, कोई गैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। गांधी जयंती पीबे तो नेता मन डांटते, गांधी जयंती पीबे तो नेता मन डांटते, फिर चुनाव आते तो अपन कर कमलों से बांटते। बिन पेरी के लोटा सब हेमन के पैर नहीं है, लेकिन दारू के दाम कम नहीं हुई तो दोनों के खैर नहीं है। ये युग में आपने कवि सम्मेलन सुना है, बहुत बड़े बात है। कवि मंच में कहे जाते कि आजकल कौन काकर सुनते, बेटा बाप के नहीं सुना थे, और जय बेटा अपन बाप के नहीं सुने ओला अखिलेश यादव कथे, जे अपन दई के नहीं सुने ओला राहुल गांधी कथे, और जे काकरो नहीं सुने ओला नरेंद्र मोदी कथे, और जेकर कोई नहीं सुने ओला केजरीवाल कहे। ऐसे समय में आप कवि सम्मेलन सुना है, बहुत बड़े बात है। अच्छा कवि सम्मेलन में कभी कभी अजीब घटना घटे थे। वो एक जगह कवि सम्मेलन में गए, सामने में एक महिला बैठे रहे, मोला देख के बिल्कुल नहीं हंसत रहे, टेंशन में देखत रहे। मैं कह रहे बहन जी सब हंस रहे हैं, आप क्यों घूर रही हो? कहते नहीं बोल तो आप अच्छा रहे हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल मेरे ससुर से मिलती है। एक जगह तो बड़ा बीजी एक सुंदर महिला बैठे रहे, मैं कह दीदी आप बस नहीं हंस रही हो, सब हंस रही, कहीं हंसना मैं भी चाहती हूँ, लेकिन ब्यूटी पार्लर वाले ने कहा है आधा इंच से ज्यादा मत हंसना वरना फाउंडेशन फट जाएगा। यही स्थिति होती है, लेकिन आप भूल के हंसिए। कवि सम्मेलन में कहे जाते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। लेकिन आप सब मस्ती में जिए। चलिए मैं थोड़ी से मंच की वानगी को बदलता हूँ, रस परिवर्तन करता हूँ, और वीर रस के बड़े कवि हमारे लाडले कवि भाई मयंक शर्मा जी को वाहिद अली खान की दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, है जहाँ तक भाला जाए। भाई मयंक शर्मा दुर्ग से। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, मंच पर मेरे आदरणीय अग्रज मेरी अनुजा, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ।
इस मंच पे मैं आदरणीय भैया बलराम चंद्राकर जी के माध्यम से पहली बार उपस्थित हो पाया। मैं भैया आपको भी प्रणाम करता हूँ, आप माध्यम बने। हम लोग का सेवा सत्कार हम लोग यहाँ आने से पहले काफ़ी किया गया। आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय रावत जी, पारकर जी, इन सभी ने खाया भी, हमें खिलाया भी। मतलब मोदी जी के विरोध में थे, खाए भी हमें, अच्छे से खिलाए भी इन्होंने। और वैसे भी छत्तीसगढ़ में रिसाली का आदमी सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होता है। मेरा भाई जतिन वर्मा जी भी उपस्थित है, मैं आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ भैया। रिसाली का आदमी सबसे ज़्यादा टैलेंटेड होता है। एक आदमी एक नारा लगा रहा था, जतिन भी आ, और भाजपा और कांग्रेस दोनों उसे पैसा दे रहे थे। ऐसा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा भैया। मैंने बोला यार तुझे शर्म नहीं आती, तो दोनों पार्टी से नारा लगाता है। बोले तेरा कोई ईमान धर्म है कि नहीं? बोले मेरा पूरा ईमान है, मैं नारा लगा रहा हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है, तो मेरी क्या गलती? मैंने बोला तू क्या नारा लगा रहा है? और उसके नारे पे आपकी तालियां उठे। उसके जवाब पर रिसाली के आदमी ने जवाब दिया, मैं तो बोल रहा हूँ बघेल जी जिंदाबाद, कांग्रेस वाले भूपेश समझ के दे रहे, भाजपा वाले विजय समझ के दे रहे। ये रिसाली का आदमी होता है मेरे भाई। तो ऐसा टैलेंट आपको कहीं और नहीं मिलेगा। हाँ, मैं आपकी हंसी को भी प्रणाम करता हूँ। माँ कल्याणी के दरबार पे खड़ा हूँ, रिसाली पे खड़ा हूँ। जिन लोगों की आस्था माँ कल्याणी पे, एक बार हाथ ऊपर करके ताली बजाइए, जोरदार ताली है। और जो रिसाली का होने पर गर्व महसूस करते हैं, रिसाली का होने पर, वो भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैंने रिसाली से 4 पंक्तियां निकाली है। जीवन में पहली बार कविता में अगर रिसाली का उपयोग हो रहा हो तो आप मयंक शर्मा को याद रखें। जीवन में 12 साल से आप कवि सम्मेलन करवा रहे हैं, 2012 से। रिसाली का उपयोग अगर किसी कविता में पहली बार हो जाए तो चौथी पंक्ति पे आप मुझे आशीर्वाद देना। मैं जिसके दर का नौकर हूँ, वो महारानी संभालेगी। वाह, बहुत बढ़िया। मैं जिसके दर का नौकर हूँ, वो महारानी संभालेगी। मेरे चेहरे की रौनक आँख का पानी संभालेगी। रिसाली में खड़ा हूँ मैं, मुझे किस बात की चिंता? अगर कुछ भी बिगड़ता है, माँ कल्याणी संभालेगी। अगर कुछ भी बिगड़ता है, माँ कल्याणी संभालेगी। बुलाती बेटियां चेहरे का पानी बन के आओ माँ। यहाँ मेरी बहनें, यहाँ मेरी भाभियां बैठी, आपके चरणों में पंक्तियां रखता हूँ। बुलाती बेटियां चेहरे का पानी बन के आओ माँ। लबों पर मुस्कुराहट की निशानी बन के आओ माँ। कोई दानव किसी बेटी का आंचल छू नहीं पाए। हर एक बेटी में तुम झांसी की रानी बन के आओ माँ। हर एक बेटी में तुम झांसी की रानी बन के आओ माँ। रिसाली के लोगों, ये माँ दुर्गा का पर्व है, माँ कल्याणी का पर्व है। एक संकल्प लो आज। किसी व्रत को, किसी उत्सव को अगर आपको महोत्सव में बदलना है तो आपके संकल्प उस उत्सव को महोत्सव में बदल सकते हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। न डरना दुश्मनों से तू, वहीं पर डांट कर आना। तू अपने हौसलों से मुश्किल
किलों को पाट कर आना, निकलते वक्त बेटी को सिखा कर भेजिए घर से। कोई गंदी नजर डाले तो गर्दन काट कर आना, कोई गंदी नजर डाले तो गर्दन काट कर आना। कोई जब पूछता है संत कैसे होते हैं तो कलम उठा के मैं कलाम लिख देता हूं। सुनना वर्मा जी, हिंदुस्तान क्या होता है कि कोई जब पूछता है संत कैसे होते हैं तो कलम उठा के मैं कलाम लिख देता हूं। और जब पूछे कोई होते हैं फरिश्ते कैसे पावन शहीदों को सलाम लिख देता हूं। कि पुण्य कर्म में प्रथम कर्म जब पूछे कोई कि सीमाओं के प्रहरी के काम लिख देता हूं। और जब पूछे कोई स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख देता हूं। और जब पूछे कोई स्वर्ग कैसा होता है तो तान के मैं सीना हिंदुस्तान लिख देता हूं। यह देश भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र नहीं है, यह देश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं है। जब एक मां अपने जिगर के टुकड़े को सरहद पर आतंक की हवाओं के बीच भेजती तो इस देश का निर्माण होता है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शीश को कटाने और काटने का प्रण लिया, कि शीश को कटाने और काटने का प्रण लिया, प्रण किसी हाल तोड़ते नहीं थे लाडले। कि युद्ध बीच सिंह सी दहाड़ मारते सपूत, कदमों को कभी मोड़ते नहीं थे लाडले। कि वीरता के नए प्रतिमान गढ़ते रहे हैं और कायरता कभी ओढ़ते नहीं थे लाडले। कि गोलियों के आगे सीना तान के खड़े रहे थे, हाथ से तिरंगा छोड़ते नहीं थे लाडले। कि गोलियों के आगे सीना तान के खड़े रहे थे, हाथ से तिरंगा छोड़ते नहीं थे लाडले। और वर्मा जी, पारकर जी, जब हम छोटे थे तो हमसे पूछा जाता था कि घर में घुसकर मारना किसे कहते। हमें सोचना पड़ता था, हम बताते थे कि चिंटू की मंटू से लड़ाई हुई तो चिंटू ने घर में घुसकर मार दिया। आज हमारे सामने एक उदाहरण है अभिनंदन भारत माँ का लाल। आज हमें सोचना नहीं पड़ता, हमें ये बताया जाता है। हाँ, दादी को प्रणाम कर रहे बेटा, जिसका भी प्रिंट आउट है मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तू अपनी दुकानदारी जमाएगा तो मेरी दुकानदारी फेल हो जाएगी। बिल्कुल हाँ, तो आप सभी की उपस्थिति में तो उसे सोचना नहीं पड़ता। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि काल के कपाल पर ठोक कर ताल लाल, कि काल के कपाल पर ठोक कर ताल लाल, शत्रुओं के शीश को उछाल कर आ गया। और टकटकी लगाए घुसपैठियों को मार कर सरहदों के संकटों को टाल कर आ गया। और जिन्हें हथियारों वाली भाषा जाननी थी उन्हें एक झटके में ही हलाल कर आ गया। और लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही है, लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया। लाल के ललाट की ये लालिमा बता रही है, लाल रणभूमि लाल लाल कर आ गया। और दोस्तों, एक मेरा छंद जो कि हिंदुस्तान के सर्वाधिक वायरल छंदों में से एक रहा। एक मास्टर साहब एक शहीद के बेटे से बोलते हैं कि बेटे तिरंगे में कितने रंग होते हैं। उस शहीद का बेटा सोचता है और बोलता है कि मास्टर साहब तिरंगे में 5 रंग होते हैं। पूरी कक्षा हंसने लग जाती है। मास्टर साहब गुस्सा करते बोलते हैं, बेवकूफ तुझे पता नहीं कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं? आंख बंद कर और याद कर। वो शहीद का बेटा आंख बंद करता है और याद करता है, बोलता है मास्टर साहब मुझे 5 रंग याद आ रहे हैं। बोले बेवकूफ कौन से 5 रंग? उस शहीद के बेटे का जवाब पड़ता है मयंक शर्मा रिसाली के लोगों। और आप मुझे याद रखोगे इस माध्यम से, और याद रखना, और यहाँ पर अगर आपके मन में देश के शहीदों के लिए कोई सम्मान होगा तो अपने हाथों को हवा में लहराना 4थी पंक्ति पे। तो शहीद के बेटे का जवाब होता है, मैं तिरंगे के 5वें रंग को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में है, कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में है, आया जो जवाब 5 तो हुआ बवाल था। कि
कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में है, आया जो जवाब 5 तो हुआ बवाल था। और गुरुजी थे क्रोध में, वह छात्र मुस्कुरा रहे थे, पर जवाब देने वाला छात्र बेमिसाल था। उसने कहा कि 3 रंग सब जानते हैं, और चक्र वाला नीला रंग भी बड़ा कमाल था। कि उसने कहा कि 3 रंग सब जानते हैं, और चक्र वाला नीला रंग भी बड़ा कमाल था। और चौथी पंक्ति पे अगर आपके एहसास आपके आंसुओं पे ढल जाए तो उसे बहने देना। कि पूछा गया प्रश्न रंग कितने तिरंगे में है, आया जो जवाब 5 तो हुआ बवाल था। और गुरुजी थे क्रोध में, वह छात्र मुस्कुरा रहे थे, पर जवाब देने वाला छात्र बेमिसाल था। उसने कहा कि 3 रंग सब जानते हैं, और चक्र वाला नीला रंग भी बड़ा कमाल था। और पापा जब द्वार पे तिरंगा ओढ़ आए थे, तो मैंने देखा खून से तिरंगा लाल लाल था। पापा जब द्वार पे तिरंगा ओढ़ आए थे, तो मैंने देखा खून से तिरंगा लाल लाल। ये थे भाई मयंक शर्मा जी। मैं चाहता एक बार जोरदार तालियों से आप इनका आभार व्यक्त करें। बहुत अच्छा ढंग से भाई राष्ट्रवाद की बात की उन्होंने, हालांकि आधा रात के टेंशन भी दे दी, मतलब सब मीडिया तक लोग बोल दी, पता नहीं कल कवि सम्मेलन के का खबर छपती। कोई बात एक कवि के तेवर होते भाई मयंक शर्मा, बहुत अच्छा ढंग से आप बात कर धन्यवाद। मैं थोड़े से अब रस परिवर्तन करते हुए, समय की नाजुक कल देखते हुए, मैं बालाघाट से आज विद्वान कवि आमंत्रित करना चाहता हूँ। विद्वान एकर में भी भाई बलराम भाई विद्वान एकर में कि बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, कॉन्वेंस करे में एकदम माहिर है। बालाघाट में कोई भी झगड़ा होते दिनेश देहाती बुलाए जाते। अभी कॉलेज के बाद 2 आदमी में झगड़ा हो गया मोहल्ला में, आपस में दोनों खूब गाली गलौज करते रही। आदमी में बताइए देहाती जी 2 आदमी गाली गलौज कर रहे हैं, समझा दीजिए। इस 3 मिनट में समझा दी, दोनों ने गाली गलौज बंद, सीधा मारपीट चालू हो भाई। दिनेश काय चाय की अक्कल गुप चुप तो दारू निकाले जाते। छोड़ ठीक है, वो काय चाय रहे आदत नहीं जाए आदमी के। भाई दिनेश देहाती जी, मैं बिना अतिरिक्त भूमिका के बस एक छोटे से घटना के साथ खास से बड़े कवि आपके बीच उठाना चाहता हूँ। दिनेश देहाती जी बालाघाट में मलाजखंड में काम करते। ये पहली स्कूल में गुरुजी रही, लेकिन ये नौकरी से निकाल दिए गई। अब काबा निकाल दी 16 होकर बाद आमंत्रित करा था। दिनेश देहाती जी भर्ती होकर जब स्कूल में गई, प्रिंसिपल सर पूछी कि देहाती जी आप क्या पढ़ाओगे? कहते सर कुछ भी दे दो, मैं ऑलराउंडर हूँ। कहते वो कहीं वही भाई इंटेलिजेंट आदमी, कहीं इंग्लिश पढ़ाओगे? बिल्कुल पढ़ा दूंगा। कहते तो अच्छा जो लड़का लास्ट में बैठा है उसको अंग्रेजी में अपने पास बुलाइए। देहाती जी कहते बॉयज कम हियर, लड़का आगे कहीं वेरी गुड, अब इसको इंग्लिश में बोल के वापस भेजिए। एक अंग्रेजी कोटा समाप्त हो गया। एक खुद वो जगह में पहुंच गए, कहते हैं बॉयज कम हियर। कहीं सर काम होना चाहिए, ग्रामर भाड़ में जाएगा। प्रिंसिपल सर के दिमाग खराब, कहीं देहाती जी आप अंग्रेजी छोड़िए संस्कृत पढ़ाइए। बिल्कुल पढ़ा दूंगा। कहते हो तो मेरे खून में है। कहते कई बच्चों संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान है, कहीं आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। एक लड़का कहीं सर तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब क्या है? कहते राहुल गांधी ने अपनी माँ सोनिया से कहा माँ तू सो रही थी ज्योतिरादित्य चले गए। एक लड़का कहीं सर सर्वे भवंती सुखना मतलब क्या है? कहते जितने सुखी है सबका सर्वे कर डालो। एक लड़का कहीं सर देव न जाना थी मनुष्य कुत्ता मिसकर क्या है? कहते देवता नहीं जानता मनुष्य कुत्ता है। कहा प्रिंसिपल सर कहीं आप संस्कृत छोड़िए, इतिहास पढ़ाइए, सरल सब्जेक्ट है, पढ़ा दूंगा। कहते मेरे दादा महाराणा प्रताप के सेनापति थे। कहते सेल्फी दिखाऊं क्या करें? प्रिंसिपल सर की बढ़िया से पढ़ा दी। प्रिंसिपल सर खिड़की देखत रहे, लेकिन एक कहकर खराब आदत है, तम्बाकू खाए थे। अब 40 मिनट के पीरियड अगर तम्बाकू खाए की इच्छा जाग गई, लेकिन गुरु जी लड़का मन के सामने कैसे खाए? एक इंटेलिजेंसी देखा। कहते बच्चों आज मैं तुमको अंग्रेजों के बारे में बताऊंगा। बात ये जो मेरी हथेली है समझ लो एशिया महाद्वीप है। ओकर बाद माखू डाल गई उसमें हमारा भारत देश फैला है। का ओकर बाद में चूना डाल गई हमारे देश में गोरे गोरे अंग्रेज आ गए। का उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को मसल कर रख दिया। का और मसल दिया। कहा से लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने उनकी ऐसी ठोकाई की,
ऐसे हो गायकी कि पूरी दुनिया ने दांतों तले उंगली दबा दी। जोरदार ताली बजती है क्या कि इस प्रांगण में इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। आपने छत्तीसगढ़ में देहाती को समझाना या देहाती के बारे में समझाना कोई आवश्यक नहीं है। कमल और पेट्रोल, पेट्रोल और कमल, कमल और पेट्रोल कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि पेट्रोल कितने खुलवाली होंगी इतनी देर में। लेकिन बहुत अच्छा काव्य पाठ कर उनके लिए एक बार तालियां बजाती है। देश में जैसे इस मंच की सज्जा है, 4 हास्य कवि, एकमात्र राष्ट्रीय कवि है। इस देश में राष्ट्रीयता की यही हालत है। बात यदि आप तक पहुंच रही तो बताइए मुझे, आप संकेत दीजिए। यही हालत, हम देहाती हैं, हर जगह से समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। देहाती है, जवाब दे देते, भला इधर का हो चाहे उधर का हो, समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो भी ठीक। लोग बोलते देहाती में अक्कल नहीं होती, ये सही बात है। देहाती में वो वाली अक्कल नहीं होती जो लाइब्रेरियों में है। देहाती में तो वो अक्कल होती जो आपकी और मेरी जिंदगी में है। लोग बोलते हैं देहाती में अक्कल नहीं होती। भाई ओमिर जी बैठे हैं यहाँ पे, आपके यहाँ के कवि हैं। मेरे ख्याल से सामने जितने लोग बैठे हैं सारे के सारे साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं। और मैं आपके सामने कविता क्या पढ़ रहा हूँ? मैं तो परीक्षा दे रहा हूँ। अच्छा लगे तो आपकी तालियां उससे उत्तीर्ण घोषित करेंगी। कवि सम्मेलन में से कोई आदमी उठ के घर जाता है तो उसका पड़ोसी भी उसके पीछे पीछे घर जाता है। अरे हमने एक से पूछ ले, अरे क्या चल रहा है यार? वो आदमी उठ के गया तो उसका पड़ोसी भी घर जा रहा है। बोले वो तो एक कंफर्म करने जा रहा है कि वो उठ के अपने ही घर गया। बजा तो ढंग से बजा। मैं हंसने हंसाने के लिए आया हूँ, मैं कोई ज्ञान की बात नहीं करूंगा। आप ज्ञानी लोग हो, उसमें अगर कोई ज्ञान की बात आपने पकड़ ली है तो बात अलग है। तालियां बजा रहे लोग देखते हैं, मैं देख रहा हूँ सबको तालियां बजाते हुए। उस आदमी ने उस माथे का पसीना पैर तक बहा दिया। आपने तालियां बजाई लेकिन आपकी तालियों में वो बात नहीं थी। भाई साहब, पहले लोगों की तबीयतें खराब होती थी तो वैद्यराज थे, डॉक्टर आए, हकीम आए, वो तो मन से खड़ा होकर आपकी तालियों की हरकत देकर बता सकता हूँ आपके बॉडी में कितना % हीमोग्लोबिन है। एक लड़का मेरे पास आया, बोलता है एक प्रश्न से मैं जूझ रहा हूँ। मैंने कहा बोल बेटा, क्या बोल रहा है? बोले प्रश्न यह है कि लोग बोलते हैं, संत लोग बोलते हैं, महात्मा लोग बोलते हैं, ज्ञानी लोग बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, उसका दूध पौष्टिक होता है। जो गाय माता का दूध पीता है वो बलवान होता है, बुद्धिमान होता है। मैंने कहा ये सही है बेटा। तो बोले फिर गाय का बच्चा दूध पी के बैल का बैल क्यों रहता है? अब इसने प्रश्न ऐसा किया कि अपन तो सोच में पड़ गए, लेकिन देहाती थे, जवाब ढंग का देना था। और देहाती का जवाब ढंग का लगे तो एक एक हाथ फिर उठे। मैंने कहा बेटा तेरा प्रश्न सही है, तूने कोई गलती नहीं की, लेकिन जो बारीक बात है वो मैं बताता हूँ। गाय माता का बछड़ा जब होता है तो वो दूध देना शुरू करती है, तो हम सारे के सारे इंसान उस गाय माँ का दूध खुद पी जाते हैं और बछड़े को हरा चारा खिला देते हैं, या बछड़ा फिर गाय माता का बचा हुआ दूध पीता है, वही बैल बनता है। और जो बछड़ा वास्तव में अपनी गाय माता का पूरा दूध पीता है तो वो बैल नहीं बनता, वो सांड बन जाता है। ताकत तो होती है, ताकत तो होती है, और सांड के आगे तो कोई आता नहीं है। तो जिस तरह से वो गाय माँ का दूध पी के उसका बच्चा सांड बन जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हम भी उसका दूध पी के बलिष्ठ और बलवान बनते हैं। बोलते देहाती में अक्कल नहीं होती। मैं अक्कल की बात आपके सामने बताता हूँ, और जो एनालिसिस किए मैंने वो भी आपके सामने रखता हूँ। हम कवि हैं, हमारा दायित्व है कि हम समाज के साथ चलकर उसके कुछ विषय तक पहुंचाएं। हम कवि हैं तो हमारा दायित्व है कि आपके मन की, आपके विचार की, धरा की, दुनिया की, इस देश की बात करें। लेकिन हम यहाँ आए हैं हास्य कवि के रूप में, तो हमारा दायित्व ये भी है कि थोड़ी सी खिलखिलाहट आप तक पहुंचाए। अब अगर मैं यहाँ खड़ा होकर आपके लोग हंसाओ तो जितनी बोझिलता है आपके पास है, एक तो घर में आप परेशान, यहाँ आके भी परेशान। अगर हम दोनों जगह परेशान करें तो आप जाओगे कहाँ? फिर वहां जाओगे जिस दुकान में रात को 10 बजे ताला लग जाता है। ये बार बार उसका नाम ले रहे,
आदरणी उसके तो बड़े अजीब अजीब से विश्लेषण। हमारे इधर वो गूगल वाले आए आदरणी, गूगल वाले एक दिन मेरे पास आके बोले आप इस क्षेत्र के सुपरवाइजर? मैंने कहा हाँ। बोले हमारा गूगल सिस्टम हैंग हो जाता है यहाँ पे। अरे मैंने कहा क्या हो गया? बोले कुछ वर्ड की मीनिंग्स निकालने की कोशिश करते हैं तो गूगल उसको उसका मीनिंग ही नहीं बता पा रहा। अरे मैंने कहा ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी मीनिंग नहीं बता रहा? बोले आप इधर आओ। मैंने कहा आ गया, बताओ क्या है? बोले खंबा, बम्फर, अद्धा, पौवा। अरे मैंने कहा इसके नाप मिलीलीटर में नापो, ये तो यहाँ की लोकल भाषा है। तो बोले लेकिन गूगल हैंग हो रहा है। मैंने कहा छत्तीसगढ़ पे जाओगे तो और ज्यादा फंस जाओगे क्योंकि वहाँ की भाषा और भी ज्यादा टिपिकल है। लेकिन इन चीजों ने आदमी के जीवन में क्या रंग घोला है उसकी एक कविता आप तक पहुंचाऊंगा। साहब बोलते देहाती में अक्कल नहीं होती, लेकिन अगर वहां से कोई अच्छी बात निकाल दी हो तो आप कहना। पिछले दिनों नागपुर गया, किसी ने बताया नागपुर का संतरा प्रसिद्ध। मैं वहां पर गया साहब, मैंने कहा आपके यहाँ का संतरा बड़ा प्रसिद्ध, मुझे ताजा संतरा देना। तो संतरा मंडी का आदमी मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तुम दिनेश देहाती? मैंने कहा हाँ। बोले पहचान लिया? बोले हाँ पहचान लिया। बोले यहाँ ताजा संतरा नहीं है, नागपुर में संतरे का एक पेड़ नहीं है। तो मैंने कहा ताजा खाना? तो बोले गाँव देहात में जाओ। मैं गया था वहां से 15 किलोमीटर दूर देहात में। फिर देहात के बगीचे में आदमी धोती पहना, सर में गमछा लपेटे, टोकरी में संतरे बेच रहा था। देहाती का दिमाग देखना। मैंने संतरा उठाया, सूंघा, अच्छा लगा। उससे पूछा भाई साहब कैसे दिए? बोले 5 रुपए का एक। संतरा अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसा करो 10 रुपए के 2 दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक आएगा। अरे यार मैंने कहा मैं समझ गया 5 रुपए का एक आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि 10 रुपए के 2 दे दो। वो बोला नहीं 5 रुपए का एक। अरे यार मैंने कहा मैं समझ गया 5 रुपए का एक आएगा, इसलिए कह रहा हूँ कि 10 रुपए के 2 दे दो। वो बोला नहीं ये 5 रुपए का एक आएगा। तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा अजीब किस्म के बेवकूफ हो देहाती कहीं के, जब 5 रुपए का एक दे सकते तो 10 रुपए के 2 नहीं दे सकते। वो मुझ पे चढ़ पड़ा। बोले तुम में ज्यादा अकल है तो 5-5 रुपए के 2 बार नहीं ले सकते। ढंग से बजा दिमाग लगाते हैं, दिमाग लगाने का तरीका अलग है। मेरे एक देहाती दोस्त ने तो और हद कर दी, खेत में पक्का मकान बनाया, उसको छप्पर कच्चा बना दिया। अरे यार मैंने कहा मेरे दोस्त जब इतना पक्का मकान बनाया तो छप्पर पक्का बना देता है। तो ज्ञानी बन के मुझसे बोल पड़ा, दिनेश भाई तुमने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। यार कौन बार बार छप्पर रिपेयर करवाए? तो मैं भी ज्ञानी बन गया। मैंने कहा पकड़े तब तो तू चट्टी भी नहीं पहनता होगा। बोला क्यों? मैंने कहा तूने सुना नहीं क्या, जब ऊपर वाला लेता है तो वो भी उतार लेता है। दिमाग लगाते साथ। एक बार तो हद हो गई। पिछले दिनों हमारा केबीसी में सिलेक्शन हुआ, हम मुंबई गए अमिताभ बच्चन जी के सामने। अमिताभ बच्चन बोले आपका नाम दिनेश देहाती? मैंने कहा हाँ आदरणीय। बोले अक्कल वक्कल है कि नहीं? मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा आपसे ज्यादा ही होगी। तो उनका दिमाग खराब हो गया। बोले तो देहाती, बोले बात अजीब सी करता है। मैंने कहा आदरणीय कॉन्फिडेंस। अरे सोचो जो आदमी बालाघाट से मुंबई तक आ सकता है उसके पास अक्ल तो कुछ ढंग की होगी। बोले तुमको पता है केबीसी का नियम, पहले तुम्हारा मैं ऑडिशन लूंगा, ऑडिशन लेने के बाद अगर तुम उसमें पास हो गए तो तुमको बैठने मिलेगा हॉट सीट पे, नहीं तो यहीं से लौटा दूंगा। कॉन्फिडेंस था देहाती के पास। मैंने कहा आदरणीय मैं तैयार हूँ। बोले बैठो। मैं बैठ गया। बोले जनरल नॉलेज सुनाओ तुम्हारा। मैंने कहा आपके बारे में सुनाता हूँ, अगर मेरी बात के बाद आपको लगे कि मेरा नॉलेज अगर सही में अमिताभ बच्चन जी उस महानायक से ज्यादा है तो एक हाथ उठाना। मैं बैठा साहब, मैं शुरू हो गया। बोले शुरू हो जाओ। मैंने कहा आदरणीय आपका नाम श्रीमान अमिताभ बच्चन, आपके पिताजी का नाम श्रीमान हरिवंश राय बच्चन, आपकी माताजी का नाम श्रीमती तेजी बच्चन, आपकी पत्नी का नाम श्रीमती जया बच्चन, आपके सुपुत्र का नाम श्रीमान अभिषेक बच्चन, आपकी बहू का नाम श्रीमती ऐश्वर्या राय बच्चन। मैंने कहा सही है? बोले हाँ सही है। मैंने कहा आप मेरे बारे में बताओ। तालियां ढंग से बजाओ। बोले मैं नहीं बता सकता। मैंने कहा पहले ही बोला था आपसे ज्यादा दिमाग होगा मेरे पास। हाँ बोलते देहाती में अक्कल नहीं होती, देहाती में अक्कल होती साहब के दूसरे किस्म की होती है। ये भाई साहब बोले थे कि उनका हेयर और मेरा हेयर स्टाइल ऐसा दिखता है साहब, ऐसा है ये मेरी खूबसूरती से जल भुन गए हैं, इसलिए इनका ये हाल। बहुत बढ़िया आदमी।
ये रात को अंधेरे में निकलते नहीं है, कहीं दिखते नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। भाभी इनको बड़ा संभाल के रखती है। एक बार तो मैं देखा तो टार्च यहाँ पे लगा के भेज रही थी। मैंने कहा क्यों कर रही हो? बोले किसी को न दिखे तो ठीक है, मुझे तो दिखे। पता चला इस चक्कर में कोई और ही चिपक गया इनसे। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। सरकारी वाला है लेकिन ये मंच के भैया किसी की नजर में लगे करके टीका लगाती। एक बार तालियां बरसी है, बहुत बढ़िया। मक्कल नहीं होते हुए शराब की बात कर रहे थे। साहब हम देशभक्त लोग हैं, हम सबका घर चलते हुए देखना चाहते हैं। हमारी देश में करोड़ों रुपए का तेंदुपट्टा तुड़वाते हैं आदरणीय, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का बोनस देते हैं, लाखों रुपए की तंबाकू बांट के हजारों रुपए से बीड़ी बंधवाते हैं, फिर बीड़ी के कट्टे पे लिखते हैं बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा कमबख्त उसके भी पैसे देते हैं। मैं कहा इतना पैसा खराब करने की क्या जरूरत है? अरे बीड़ी बनवाओ मत। सरकार दारू का ठेका खुलवाती है और पुलिस को बताती है कि जो दारू पी के मिलेगा रास्ते में उसको पकड़ के अंदर मारना। तो आदमी दारू की दुकान में भी पैसे देता है और पुलिस थाने में भी पैसे देता है। मैं तो कहता हूँ राशन कोटे को घर घर ही भिजवा दो, काय की जरूरत है? तालियां बजाओ तो उसमें कविता सुनो। मेरी कविता अगर लगे दिनेश देहाती की इस बात की कोई बात है तो हिंदी साहित्य के जाने वाले लोग हैं। आदरणीय आपकी उपस्थिति में पढ़ता हूँ। साहित्य में 9 रस होते हैं और मेरी कविता का शीर्षक है गन्ना रस। कहीं अगर अपने देहाती होने का वर्द निभाते हुए मैंने वो रस आप तक पहुंचाया हो तो आनंद लेना था। अच्छा रस बोला तो आप खिला के हंस पड़े। आपको भी बहुत सारे रसों का आनंद लेते हैं। रस तो लेना चाहिए। किसी किसी को रस लेने की आदत होती साहब बुढ़ापे तक लेता है। ये तो कई लोग तो जवानी में नहीं ले पाते आदत। तो रस लीजिए, कौन सा रस लीजिए वो मैं बताता हूँ। सरस बात लेना चाहिए। कुछ लोग कड़वे रस भी ले लेते हैं। अच्छा एक दिन मैं पत्नी के सामने मैंने बोला दारू पीने से आदमी में ऊर्जा आती है, ऐसा सुना हूँ मैंने। तो बोलती अगर ऊर्जा आती तो मैं थोड़ा सा चख के देख लेती हूँ। तो मेरे को दे दिया तो जैसी चखा मैं थू थू करने लगी। बोली इतनी गंदी चीज। मैंने कहा तुम क्या समझते हो हम अमृत पी रहे हैं? हम इतनी कड़वी चीज पी के भी हिम्मत ला रहे हैं। तो हमको समझते क्या हो? सुनाता हूँ। गन्ना लाठी की शक्ल का होता है, आपके इधर बहुत अच्छा होता है साहब। हिंदी साहित्य की बात है, उसके रसों में से कहीं रस आगे निकल जाए। मैं बालाघाट के बस स्टैंड से कवि सम्मेलन के लिए जा रहा था। हम 4-5 कवि मित्र जमा थे तो आपस में बातें कर रहे थे। यार हमारे पास हास्य रस का कवि, वीर रस का कवि, श्रृंगार रस का कवि, हमारे पास इतने कवि, आज तो मजा आ जाएगा। तो गन्ना कोल्लू से गन्ना रस निकालने वाला आदमी खड़ा था। बोले भाई साहब आपके कविता और साहित्य में कितने रस होते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि मेरे गन्ने में उससे ज्यादा रस होते हैं। उसकी भूमिका, उसकी बात जो भी रही हो, लेकिन मुझ जैसे चिंतनशील व्यक्ति के लिए भूमिका विषय देकर चला गया। तब मैं यह बात करता हूँ और बात अच्छी लगे तो आप अपने हाथ खोलना। मुझे मालूम है जितने भी लोग बैठे एक एक यहाँ सच्चा साहित्यकार, सच्चा श्रोता बैठा हुआ है। जो कवि सम्मेलन देखने आए थे वो चले गए साहब, जो सुनने आए थे वो बैठे हुए। गन्ना की रोपाई हमारे इधर होती है। जमीन जोतकर उसमें क्यारियां बनाई जाती है। गन्ने की डाली डाली काटी जाती है और उस क्यारी में उस डाली को रखकर पैर से दफना दिया जाता है। ये दृश्य दिमाग में रखना और रसों से जुड़ना। लगे कि दिनेश देहाती ने कोई ढंग की बात की है तो आपका प्यार मुझे मिलेगा। मैं इसका भी ख्याल चाहता हूँ कि गन्ना गड़े तो विभत्स रस। अच्छा अभी मैं गया था वहां में शैलेश लोढ़ा जी को बोला मैं गन्ना रस कविता पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा दिनेश देहाती अब लोगों को बताना पड़ेगा कि वीर रस क्या है, श्रृंगार रस क्या है, तब जाके कविता बोले अपलोड होएगी। मैंने कहा छोड़ो मैं अब जाके इसको भिलाई में रिसाली में ही पढ़ता हूँ। तालियां बजाए एक बार आपके मुझे पढ़ रहा हूँ और अधिकार से पढ़ रहा हूँ। ये सोच के पढ़ रहा हूँ कि आपको सबको रसों का ज्ञान है। पढ़ता हूँ कि गन्ना गढ़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस। ऐसा कल्पना लोक में जाइएगा, जुड़िएगा कि गन्ना गढ़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पीटे तो मीठा रस। मीठा रस साहित्य में नहीं होता है, उसका दावा मजबूत था। जुड़ेगा कि गन्ना गढ़े तो विभत्स रस, गन्ना पले तो वात्सल्य रस, गन्ना बढ़े तो श्रृंगार रस, गन्ना कटे तो करुण रस, गन्ना पीटे तो मीठा रस, गन्ना अड़े तो वीर रस, गन्ना पड़े तो रौद रस, गन्ना सड़े तो सोम 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 रस।
अच्छा, सोमरस को कुछ लोगों को देर से समझ में आया होगा। अच्छा, तालियां उसके लिए धीरे से बजी। अच्छा, कई लोग तो ये सोच के भी बजाते कि बजाएंगे तो ये क्या सोचेगा। अच्छा, फिर दोनों मिलके धीरे धीरे से बजाते हैं। महिलाओं ने सोमरस के बारे में तालियां बजाई तो मुझे बड़ा आनंद आया। इसका इधर क्षेत्र का सामान्य ज्ञान कितना विस्तारित। सोमरस को शराब कहा जाता है, जिसे घूट घूट पीने में कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है। उस सोमरस के भी अपने बड़े मजे। आदरणीय, आपने तो आज हमारी रुकने की बड़ी भव्य व्यवस्था की है। कहीं कहीं कवि सम्मेलन में बड़ी आफतें होती है। एक जगह कवि सम्मेलन के बाद मैं रुकने के लिए गया तो देखा हाल में एक बिस्तर लगा, वहाँ बहुत सारे मच्छर है। तो मैंने आयोजक से कहा, भाई साहब इतने मच्छरों के बीच में कैसे सो पाऊंगा, मुझे रोज कार्यक्रम करने हैं। तो आयोजक बोला, देखो कोने कोने में दद्दा जी सो रहे हैं। मैंने कहा, इतने सारे मच्छरों में दद्दा जी का आराम से सोने का मतलब? बोले, दद्दा जी ने एक पाव सोमरस ले लिया। अरे तो मैंने कहा, एक पाव सोमरस लेने का मतलब? बोले, दद्दा जी को आधी रात तक होश ही नहीं रहेगा। मैंने कहा, फिर आधी रात के बाद? फिर बोले, मच्छरों को होश नहीं रहेगा। मैंने कहा, तरकीब तो ढंग की बताने, तालियां ढंग से बजाया, लगना चाहिए। मैंने कहा, ये उपाय तो बड़ा सही बता रहे हो, कार्यक्रम रोज करना है। मैं शहर की बड़ी दुकान पे गया, अंग्रेजी वाली। अब यहाँ अलग से डिसाइड करने की जरूरत नहीं कि अंग्रेजी और देसी क्या होती है। मैं गया साहब, मैंने कहा, भाई साहब एक पाव सोमरस देना। उस आदमी ने पहले मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और समझ गया भाई जो समझना था। ऊपर की रेक से एक कार्टन उठा के काउंटर पे रख दिया। मैं देहाती आदमी, पहली बार गया था। मैंने उस बोतल को उल्टा पलटा करके देखा और फिर काउंटर पे रखा और उस शराब दुकान वाले से बोला, भाई साहब इस शराब की बोतल पे तो एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखी हुई है। तो शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि उसका जवाब हर किसी को पता होना चाहिए। उस शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि हर चौक चौराहे पे चश्मा होना चाहिए। उस शराब दुकान वाले ने जो जवाब दिया, लगे कि सब के सब आदमी ने उसको समझना चाहिए। अगर आपकी विचारधारा उसके जवाब से मैच करती हो, समर्थन करती, तो तालियां बजाना। नहीं समझ में आए तो मत बजाना, लेकिन मैं अपना संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं और बजाना तो लगे कि आप उसके समर्थन में हो। मैंने कहा, भाई साहब शराब की इस बोतल में एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई है। तो शराब दुकान वाला बोला कि देहाती, शराब कभी एक्सपायर नहीं होती, उसको पीने वाला एक्सपायर हो जाता है। तो शराब 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 कभी एक्सपायर नहीं होती, उसको पीने वाला एक्सपायर हो जाता है। और मुझ देहाती को तो ये समझ में नहीं आता है कि जब शराब बेचने वाले को इतना समझ में आता है तो फिर शराब खरीदने वाले को क्यों समझ में नहीं आता? क्यों समझ में नहीं आता? क्यों समझ में नहीं आता? बड़े जघन्य सी एक दृश्य दिखा रहा हूँ आपको, आनंद लेना। अगर आपकी तबीयत खराब हो और डॉक्टर आपको लिक्विड फॉर्म की कोई दवा लिख के दे दे, तो जब उसको पीते हैं तो आपके मुंह का नक्शा इतना बिगड़ा होता है कि आईना भी देख के अपना मुंह छुपा ले। और जैसे ही आपकी तबीयत ठीक होती है तो उस दवा की बोतल को ऊपर की रेक में रख देते हैं ताकि किसी बच्चे और उनके खुद के हाथ में भी दोबारा जाए। इसके विपरीत कोई दोस्त आपको एक हाथ 90 दे दे तो आप बोतल में जब उस शराब को उहेलते हैं तो बड़े भाव समर्पण के होते हैं, उस दोस्त को धन्यवाद देते हैं, उसकी धार को गिरते भी देखना चाहते हैं। कुछ लोग तो इतने जघन्य है साहब कि जब वो बोतल खत्म हो जाती है तो उसमें फिर पानी डालते हैं, उसको फिर हिलाते हैं, फिर निकालते हैं, फिर पी जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि जिस बोतल में लिखा है जिंदगी का पैगाम, उसको आप दूर छोड़ जाते हैं, और जिस बोतल में है मौत का फरमान, उसकी बूंद बूंद तक निचोड़ जाते हैं, उसकी बूंद बूंद तक। क्या देख रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, कहाँ जाना था, कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना था, कहाँ जा रहा था। बोलते हैं देहाती में अक्कल नहीं होती, देहाती में इतनी अक्कल तो होती साहब। देहाती का परिचय आप तक पहुंचाऊं
या बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने खेत खलियान की पगडंडी पर अपने पैर रखे होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना पसीना बहाया होगा। अगर आप उस पसीने के भूत को परिभाषित करती मेरी कुछ पंक्तियां आपके दिल पर ठक से लग जाए तो हाथ उठे तो लगना चाहिए कि मैं अच्छे लोगों और समझदार लोगों के बीच में पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम देहातियों ने कड़कड़ाती ठंड, तेज धूप और भरी बरसात में फसलों को संभाले नहीं होते तो आज देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते, तो आज देश के मुंह में अनाज के निवाले नहीं होते। और ऐसा नहीं कि हम देहातियों के जीवन में गम नहीं होता, लेकिन किसी भी देहात में कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं होता, कहीं भी वृद्धाश्रम नहीं होता। तकलीफें सहते हैं, अपनी जिंदगी संभाल लेते हैं। अरे हम अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में भी पाल लेते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को अपने घर में भी पाल लेते हैं। बोलते देहाती में अक्ल नहीं होती साहब, इतनी सांस्कारिक वैचारिक अक्ल तो होती है। अगर मोहल्ले में कोई गमी हो तो अकेला नहीं रोता, किसी के घर राशन ना हो तो गांव में कोई भूखा नहीं सोता। इतनी अक्ल तो होती है। बहुत सारे सिस्टम अभी बदल गए हैं, लोगों में सत्ता लोलुपता के साथ साथ अपना स्वार्थ भी जन्म लेने लगा है, लेकिन उनके बीच से भी निकल के अगर हम वैचारिक विचारधारा तक पहुंचाते हैं। एक कविता का आगे एक छोटी सी हो गया। मैंने इनसे बोला था कि मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, तो बोला 2 घंटा पढ़ो। तो मैंने कहा मैं तो 2 घंटा पढ़ूंगा, वर्मा जी आके तुमको लटका देंगे कैसा संचालन कर रहे हैं। एक बार उनके लिए तालियां बजाए। एक छोटी सी कविता रखते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि कुछ बोलो तो डर लगता है, मुंह खोलो तो डर लगता है, कितना था वजन इंसान की बातों में, अब तोलो तो डर लगता है। अच्छा, उधर वार्ड नंबर 18 सबसे सुशिक्षित और ऊर्जावान है, तालियां बजती है। इधर अधेड़ किस्म के श्रोता बैठे हैं क्या, तालियां बजाते तो ऐसा बजाते कि मच्छर उड़ा रहे। जवानी तो यहाँ बैठी हुई है, ऐसा बजाते लगना चाहिए कुछ बज रहा है। ये विशाली के लोग हैं, माँ कल्याणी के प्रांगण में बैठे हैं। जब भी हो हमारा धमाका होना चाहिए, लोगों को भी लगे कि अपना इलाका होना चाहिए। अरे ठंड से बजाता है, बहुत बढ़िया साउंड है साहब आपका। इतना अच्छा साउंड मैंने कहीं देखा नहीं, और ऐसा हर जगह बोलता हूँ मैं। अच्छे पड़ता है साहब कि कुछ बोलो तो डर लगता है, मुंह खोलो तो डर लगता है, कितना था वजन इंसान की बातों में, अब तोलो तो डर लगता है। और क्या है 4 दीवारें और एक छत, क्या है 4 दीवारें एक छत, अपना लो तो घर लगता है, अपना लो तो घर लगता है। और जन्म मृत्यु के बीच का फासला जिंदगी, जन्म मृत्यु के बीच का फासला जिंदगी, जरा चलो तो सफर लगता है, जरा चलो तो सफर लगता है, जरा चलो तो सफर लगता है। बात है लंबी, बहुत सारी बातें करने का मन, क्रम का आएगा तो फिर पढ़ूंगा, लेकिन कहना चाहता हूँ कि आज के दौर में जाने कब की बात करता है, सुनेगा तो अल्लाह कर दी कि आज के दौर में जाने कब की बात करता है, 4 के बीच में मजहब की बात करता है। आज के दौर में जाने कब की बात करता है, 4 के बीच में मजहब की बात करता है। बात बात में निकल आते हैं खंजर, यहाँ नादान है वो बेसबक की बात करता है, नादान वो बेसबक की बात करता है। बदहाली में ही बीता सारा जीवन उसका, पागल लाख करोड़ अरब की बात करता है। और गफलतों में ही रहा जिंदगी भर जो आदमी, मौत को सामने दे रब की बात करता है, मौत को सामने दे रब की बात करता है। और पगडंडियों पर चलकर कहता है दुनिया देखेगा, देहाती है मगर गजब की बात करता है, देहाती है मगर गजब की बात करता है, देहाती है मगर गजब की बात करता है। और चलते चलते 4 पंक्तियां अपनी विचारधारा तक पहुंचाते हुए कहना चाहता हूँ कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, प्यास से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। कि खरपतवार ज्यादा हो तो फसल खराब होने का डर है, प्यास से रहे लापरवाह तो असल खराब होने का डर है। और अपने माँ बाप को सम्मान के साथ रखना अपने घर में दोस्तों,
और बच्चों को नहीं दिए संस्कार तो नस्ल खराब होने का। बच्चों को नहीं दिए, मतलब शुरुआत ही कहा था कि मैं कौन बनेगा करोड़पति में गया, जबकि ऐसे कुछ नहीं है, मैं गया था। हाँ, मैं गया था और मेरे से 1 करोड़ का अमिताभ बच्चन ने प्रश्न पूछा, बिना ऑप्शन के बोले मिश्रा जी ऐसे कवि का नाम बताइए जो अपनी बीवी से रोज मार खाता है। मैंने ट्वीट कर दिया लेकिन दिनेश देहाती का नाम नहीं बताया। ये दोस्ती है। मुलाकात है, करिया है, कहते भाभी जी इसके इसमें लगाती है। सही बात भी है। मैं अपन घर वाली कथा, घर में कुछ भी हो, कुछ भी बेइज्जती कर, लेकिन अपन भाई ने मत बताया था। और स्टेज में सब लोग बता। एक बार वो काय मोर घर वाली एकदम टेंशन में, जैसे कि है कहा थे मैं आज के बाद मोदी जी को कभी वोट नहीं दूंगी। कहा मैं क्या तोड़ा कहा हूँ कि भाई अभी मोदी जी टीवी में आए थे, कहा थे अब बोल रहे थे काला धन जब्त होगा। मैं क्या तोड़ा कहा टेंशन, हमन कर कहाँ धन है, बात कैसे नहीं है, तू मोर धन और तू काला है। कहा तो कहा थे काला धन जब्त होगा था तो ठीक है, कहते उसको सार्वजनिक भी करेंगे। कहा थे तो मोर कर ये स्थिति हो जाती। बहुत अच्छा ढंग से भाई दिनेश देहाती जी तमाम तरह की बात करी। अच्छा, अपन काव्य पाठ में 80% खाली दारू के ऊपर पड़ी। आदमी की प्रवृत्ति नहीं जाए ना, अंदर में जो रही वही बाहर है। दिनेश देहाती जी कहीं मेरे पास 1 घंटे की एक कविता है, एक जगह वही पढ़ दी, सामने के मुख्य अतिथि नहीं पढ़ गए, एक ऊपर मुकदमा चली, जज कहीं साहब की लंबी कविता सुनकर एक श्रोता मर गया, 302 के तहत आपको फांसी दी जाती, कोई अंतिम इच्छा बताइए। कहते जज साहब अंतिम इच्छा बताऊं, उसी कविता को आपको सुनाऊं कहीं इज्जत बनी होगी। दिनेश देहाती जी हमारे नेतागिरी के बात करते कि का मोर खींचा था, खींच भाई को दिन के तो ठीक से नहीं आ, रात के कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्यार से खींच शायद आ जाए। प्यार और फोटोग्राफी में एक समानता है, दोनों अंधियारे में डेवलप होते हैं। अच्छा, वो रिसाली के चालू आदमी मोर बहाना सरिता सरोज के खींचा। नेतागिरी के बाद कैसे एक क्षण कि हमारे देश में नेता मन कैसे कैसे बहाना करते कि प्रथम चुनाव में जो हार गए नेताजी, बोले आजकल मेरा दिन ही खराब है। वो एक मंत्री बेटा कहीं से अपन पिताजी से कहा पिताजी मैं भी राजनीति सीखूंगा, कहीं बेटा राजनीति मत सीख, बहुत गंदी बात है, कहीं नहीं सीखूंगा, कहीं ठीक है छत में खड़े हो जा, नीचे कूद, कहीं मैं गिर जाऊँ, कहीं मैं कैच कर लूंगा, पक्का कहीं पक्का। जैसे कूदिस मंत्री जी हट गए, लड़का धड़ाम से गिरीश क्या पापा आप तो बोले थे कैच कर लूंगा। कहीं बेटा राजनीति का पहला पाठ है कि अपने बाप के ऊपर भी विश्वास मत करना कि प्रथम चुनाव में जो हार गए नेताजी, बोले आजकल मेरा दिन ही खराब है। 2 महिला आपस में बातें कर सहेली रही, दोनों नेता की बीवी रही। एक जने कही क्या बताऊं बहन, मेरे पति विधायक है, कहते आजकल चुनाव का मौसम में दिन भर प्रचार करते हैं, भाई मेरे को वोट देना, चाचा जी मेरे को वोट देना, और रात को सोते समय बड़बड़ाते हैं कहते कि मेरे को वोट देना, कल तुम वोट ला धालिस कहते बहन जी मेरे को ही वोट देना। दूसरा कहीं सारे बहन हो तो ठीक है, तुझे जान रही मेरे पति मंत्री है, उनको उद्घाटन करने की बीमारी, रात को कैची जेब में रख के सोते हैं, कल पूछू नहीं पाई तो वो चोटी फीतल काट दी। अब कहते तालियां, वो तो ठीक है, उसके बाद कहते आज से संपत्ति जनता को सौंपी जाती है कि प्रथम चुनाव में जो हार गए नेताजी, बोले आजकल मेरा दिन ही खराब है। अच्छा, एक बार दिनेश देहाती अमेरिका के कार में टैक्सी में जाते रहे, सामने 60-70 आदमी भीड़, ड्राइवर कहीं सर आगे भीड़ है, किस बात की भीड़ है, कहते अमेरिका का राष्ट्रपति भाषण दे रहा है। ये देखिए साला मुश्किल से 100 आदमी अमेरिका का राष्ट्रपति, कहीं से तो 100 है, कहीं आपके यहाँ ज्यादा, हमारे यहाँ कहते जेसीबी में नाली साफ होता है 150 लोग खड़े हो जाते हैं कि प्रथम चुनाव में जो हार गए नेताजी, बोले आजकल मेरा दिन ही खराब है। दूसरे चुनाव की जो पिट गई फिल्म तो उन्हें लगा जैसे सारा सीन ही खराब है। नाच नहीं पाई जब वायदों की नागिने तो हंस कर बोले शायद दिन ही खराब है। और इस चुनाव में तो हो गई जमानत जब्त, रोका लगे कहने मशीन ही खराब है, रोका लगे कहने। चलिए मैं
सरिता सरोज बैठे रस परिवर्तन करते हैं, बहुत अच्छा आप सूरत है। पता है इसकी सुधी श्रोता बैठे हैं, केवल कविता, इससे बात नहीं है। अब वही मन बैठे जब घर जही भाभी जी दरवाजा नहीं खोले, या वही बैठे जब मोहल्ला कुकुर दौड़ाते हैं, ऐसे भी हो जाते। नारी बैठे, अभी बात चलत रही था, पारकर जी कहते कि नारी शक्ति है, कहा थे। तो रावत जी पूछा थे पुरुष क्या है, तो कहीं सहन शक्ति है, कहा थे। वो एक बार एक पत्नी अपन पति ने पूछा था, कहीं जी कहते कि हम लोग शादीशुदा औरतों की पहचान है यहाँ तक मंगलसूत्र लटकाए रहते हैं, शादीशुदा पुरुष की क्या पहचान है, कहीं यहाँ तक मुंह लटकाए रहते हैं। ये स्थिति हो जाए। एक बार मोर घर वाली का सूझीस, एक बार मोर घर वाली ने कहा सूझीस, मोर लूटपटांग प्रश्न पूछी, कही जी अगर मोर बिहाव पड़ोसी न होती तब वो मोर अटकी माया करता। मैं कहे हाँ, कहा थे मोला तो यकीन नहीं है। मैं कहे जा पड़ोसी पत्नी से पूछ ले। प्यार में नहीं करो कंजूसी, दायरा चाहे पड़ोसी। अच्छा बलराम भाई, जो पति पत्नी के रिश्ता थे चुंबकीय सिद्धांत पर आधारित होते, अपन पत्नी प्रति विकर्षण, पड़ोसी पत्नी प्रति आकर्षण। हाँ, कोई सीटी बोला दे कि कोई सीटी मार के मैं तो समलैंगिक प्रेम में प्रणाम कर रहा था। पड़ोसी पत्नी प्रति आकर्षण, लेकिन हमें न्यूटन के कभी कभी तीसरा नियम भी लाग जाते, क्रिया प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। पारकर जी कभी कभी न्यूटन के तीसरा नियम भी लाग जाते और ज्यादा अति कर पत्नी पड़ोसी के साथ भाग जाते। चलिए जारी है। चलिए, मैं अभी बहुत चिंता की बात करते, मयंक भी कहते कि हमारे देश में नारी की स्थिति ऐसे, कोई हमारे देश के नारी भी संस्कृति में समझना चाहते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के फर्क है। ये सरिता सरोज अपन सास के साथ बैठ के टीवी में रामायण सीरियल देखते हैं। सीरियल समाप्त हुई तक सास पूछी, अच्छा बहू ये बता सीता जी के जीवन चरित्र से आपने क्या सीखा। ये कहते माँ जी सीता जी के जीवन से मुझको मिलती है सीख है, जिस घर में 3-3 सास हो वहाँ रहने से अच्छा जंगल जाना ठीक है। मतलब अंडरस्टैंडिंग के फर्क है। तो सास बहू के रिश्ता द्वंद्वात्मक माने जाते, लड़ाई झगड़ा वाला, लेकिन कभी कभी अपन सेटलमेंट वन कर लेते। एक तो दादी पोतल खिलात रहे, अचानक स्लिप हो गए, रोए लगी, सोकम बहू दौड़त आ गई, क्या माँ जी आप एक बच्चे को नहीं संभाल सकती, कल से मेरे बेटे को मत छूना। तो सास कही ठीक है बेटी, मैं तेरे बेटे को नहीं छूंगी, तू मेरे बेटे को मत छूना। चलिए, मैं रस परिवर्तन करने के लिए, प्यार मोहब्बत की बात करने के लिए पूर्णिया से आई, नागपुर से आई सरिता सरोज, जिनका नाम कल्याणी जी भी है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि आप जो सुनना चाहते हैं वो बात होने वाली है। थोड़े वाह वाह कर दो। आप जो सुनना चाहते हैं वो बात होने वाली है। अब आप कभी वाह वाह नहीं कर रहे कि राष्ट्रीय चरित्र सामने आ जाए। आप जो सुनना चाहते हैं वो बात होने वाली है। गजलों की शौक हसीना से मुलाकात होने वाली है। ए भिलाई वालों तान लो अफा की छतरियां, अब मोहब्बत की बरसात होने वाली है।